Welcome back, students. So we are continuing the tense chapter, and the next tense is present continuous tense. So today we shall be discussing the uses of present continuous tense in detail. And it is a very tricky tense, so let's see what happens. Uses of present continuous. Present continuous का फॉर्म आप सबको याद होगा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्म है इज एम आर प्लस वी आई एन जी. दैट इज द कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वी आई एन जी, जिसको V5 भी आप लोग बोलते हैं अक्सर. तो ये इसका फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी आई एन जी. ये सेंटेंस का फॉर्म जनरली रहता है. सबसे पहला यूज जो हम इसका देखते हैं वो हमें बचपन में ही सिखाया गया था कि अगर कोई चीज अभी घटित हो रही हो, अभी उस वक्त जब हम लिख रहे हैं तो उस समय कुछ हो रहा हो, जब हम कह रहे हैं तो उस समय कुछ हो रहा हो, बोलते वक्त जब कोई चीज हो रही होगी तो उस क्रिया को दिखाने के लिए कि उस क्रिया को दिखाने के लिए कैसे, ये हमें बचपन से ही सिखाया गया है. और ये एक यूज जरूर है कि वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं. आई एम हैविंग कॉफी, अ कप ऑफ होगा या कॉफी होगा, तो आई एम हैविंग कॉफी, मैं कॉफी पी रहा हूँ. ही इज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है. तो अब एक चीज याद रखिएगा कि इन इस टेंस में एट प्रेजेंट, जस्ट, एट द मोमेंट, नाउ, इस किस्म के शब्दों का कई बारी प्रयोग होता है. कि इन शब्दों का प्रयोग होता है ये दिखाने के लिए कि एन उस वक्त पर काम हो रहा है. जैसे अगर जस्ट है तो अभी अभी, एट प्रेजेंट अभी, एट द मोमेंट उस वक्त, अभी भी आप उसको कह सकते हैं, नाउ अभी. तो वो क्या है, वो इन शब्दों का प्रयोग सिर्फ ये दिखाने के लिए होता है कि क्रिया एन उस वक्त पे हो रही है जिस वक्त वो स्टेटमेंट डिलीवर किया जा रहा है. दूसरा यूज हम देखते हैं टू रिप्रेजेंट समथिंग विच विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर. फ्यूचर में होने वाली चीज को, फ्यूचर में होने वाली घटना को दिखाने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. मैंने पहले भी आपको कहा था कि फ्यूचर की चीजों को दर्शाने के लिए हम अक्सर प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं. हमने प्लान्ड फ्यूचर एक्शन देखा था सिंपल प्रेजेंट में, वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर में होने वाली घटना, उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को दिखाने के लिए. अब जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई एम मीटिंग अमित टुमारो, मैं अमित से मिल रहा हूं कल. माई नेबर्स आर लिविंग फॉर मुंबई टुमारो या नेक्स्ट वीक. पर यहाँ पर भी वही चीज आती है कि फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए हम अक्सर किसी न किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, फ्रेज का प्रयोग करते हैं, जैसे नेक्स्ट वीक, टुमारो, नेक्स्ट मंथ, या कुछ न कुछ हम ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो हमें कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि टाइम, जो जिस टाइम ये क्रिया होगी वो फ्यूचर का टाइम है. तीसरा है टू रिप्रेजेंट इरिटेशन ड्यू टू रिपीटेशन ऑफ एन एक्ट. कई बार ऐसा होता है ना कि कोई काम बार बार होता है इसके, और उसके बार बार होने के कारण हमें झल्लाहट होने लगती है, हम झल्ला जाते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं. तो वो इरिटेशन या झल्लाहट दिखाने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं. जैसे, नहीं, यहाँ आपके एग्जाम्पल्स चेंज नहीं हो पाए हैं. आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे she is always asking for money. वो हमेशा पैसे मांगती रहती है. इसमें झल्लाहट दिख रही है क्योंकि वो हमेशा पैसे मांगते हैं, उससे आदमी झल्ला है. शी इज ऑलवेज आस्किंग फॉर मनी. तो ये क्या है, ये आपको इज आस्किंग. अब यहाँ पे आपका जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं झल्लाहट दिखा रही है. अगर झल्लाहट वाला ही हम एक और सेंटेंस लेना चाहें तो आप कर सकते हैं, जैसे he is, oh I'm sorry, he is complaining all the time. वो हमेशा कंप्लेन करता है. तो कुछ ऐसे लोग होते हैं हम सबके जानने सुनने में, हम सबके ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा होता है जो हमेशा हर चीज पे नेगेटिव सोचता है या हर चीज पे कंप्लेन करता रहता है. तो ये उसी तरीके का कोई व्यक्ति है जो हमेशा कंप्लेन करता रहता है, हर वक्त कंप्लेन करता रहता है.
अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है जब हम कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ते हैं, सिर्फ कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए ही नहीं, ये पास्ट कंटिन्यूअस के लिए भी लागू होगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जो हम अलग अलग कैटेगरीज में कई बारी बात बांटते हैं, पर वो अलग अलग कैटेगरीज में मैं यहाँ नहीं बांट रहा है इन्हें, जो आम तौर पर कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं लेते या उनका आम तौर पर कंटिन्यूअस फॉर्म लेकर हम इस्तेमाल नहीं करते वर्ब के रूप। कई बार तो ऐसा होता है कि उनका जो कंटिन्यूअस फॉर्म है वो वर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव की तरह काम आता है। जैसे ही आई हैव ए वेरी केयरिंग मदर, अब केयर का कंटिन्यूअस होता है केयरिंग, पर केयरिंग एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होता है कि केयर करने वाली माँ है मेरी बहुत। आई हैव अ लविंग वाइफ, तो अब ये लविंग भी, लव जो है वो आपका वर्ब है, पर लविंग जो है वो इस्तेमाल हो रहा है एडजेक्टिव के रूप में, तो वाइफ के गुण बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो कई बार ये ऐसा होता है कि वो जो हमारे वर्ब है उनका आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होने लगा, और कई बार ये ऐसा होता है कि हम उनका इस्तेमाल ही कम करते हैं। जैसे हमारे सेंसेस से जुड़े जितने शब्द हैं, हम बहुत रेयरली सीइंग का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर हम कंटिन्यूअस के लिए व्यूइंग का इस्तेमाल करते हैं। सीइंग, साइट सीइंग जरूर होता है जब हम किस जगह पे घूमने जाते हैं। हियरिंग भी हम लिसनिंग का इस्तेमाल करते हैं। हियरिंग, वैसे हियरिंग एड जो है, जो मशीन होती है कान में, जो लोग ऊंचा सुनते हैं उनको सुनने की मदद करने के लिए, उसमें हियरिंग एड के रूप में इस्तेमाल होता है, तो वहां वो हियरिंग फिर एडजेक्टिव का काम करता है। तो इस तरीके के कई सारे शब्द हैं, इन सारे खैर नहीं, पर इनमें से कई शब्दों को मैंने आपके सामने रखा, आप चाहें तो इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं इन शब्दों को। सी, हेयर, स्मेल, नोटिस, फील, टेस्ट। आप सोचकर देखिए इन सबका जो स्मेलिंग, नोटिसिंग, फीलिंग, फीलिंग भी फिर क्या है, फीलिंग तो अब अलग ही आप जॉनर में चले जाते हैं। आई एम नॉट फीलिंग वेल, कम इस्तेमाल करते हैं हम, पर इस्तेमाल है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जनरली हम नहीं करते, ये जरूरी नहीं कि हो ही नहीं इस्तेमाल। प्रेफर, प्रेफरिंग तो मैंने खैर नहीं ही सुना है। रिकॉल, वांट, डिजायरिंग सुना है आपने, वांटिंग डिजायरिंग नहीं सुना होगा। वैसे विश, रिफ्यूज, फॉरगिव, केयर, हेट, लाइक, डिसलाइक, एडमायर, बिलीव, डाउट, होप, होपिंग इस्तेमाल होता है कई बारी। इमेजिन, लव, थिंक, थिंकिंग भी इस्तेमाल होता है कई बारी, बट कॉमनली नहीं। मीन, अब मीनिंग का अर्थ ही अलग हो जाता है, इसीलिए हम उसमें आईएनजी फॉर्म जनरली इस्तेमाल नहीं करते। सपोज, रिमेंबर, रियलाइज, कलेक्ट, फॉरगेट, रिकॉल, माइंड, अंडरस्टैंड, ओन, पोजेस, कंटेन, कंसिस्ट, कीप, कॉस्ट, लुक, मैटर, एटसेट्रा। अब ये सारी चीजें क्या है, अब ये रियलाइज में आपने देखा होगा लाल रंग से ये आ गया। अब ये इसलिए आता है क्योंकि जो हमारे ज्यादातर सॉफ्टवेयर से यूएस मेड है, तो अमेरिकन इंग्लिश फॉलो करते हैं, और वो हमेशा सजेस्ट करेगा कि जेड ई डाल दें, और कई किताबों में भी अब आपको मिलने लगेगा, बट बेसिकली चूंकि हम ब्रिटिश ग्रामर फॉलो करते हैं तो हम एस ई का ही इस्तेमाल करेंगे रियलाइज में। अब सवाल आता है नेगेटिव्स और क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो नेगेटिव फॉर्म का वर्ड ऑर्डर कुछ यूं हो जाता है कि सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस नॉट प्लस वीआईएनजी। मतलब इजेमआर प्लस वीआईएनजी जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्म है, उसमें बीच में हम नॉट डाल देते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। जैसे ही इज राइटिंग का ही इज नॉट राइटिंग, आई एम नॉट स्टडिंग, यू आर नॉट स्माइलिंग, हमने इजेमआर और ये हमारा जो वीआईएनजी है उसके बीच में नॉट डाल दिया। वहीं जब क्वेश्चंस का वर्ड ऑर्डर देखना होगा तो वहां हम ज्यादा कुछ नहीं करते, इजेमआर को पहले ले लेते हैं, फिर वर्ब, फिर सॉरी, फिर हमारा ये क्या बोलते हैं सब्जेक्ट, और फिर वर्ब प्लस आईएनजी। सबसे पहले इजेमआर, फिर सब्जेक्ट, फिर वीआईएनजी। जैसे एम आई स्टडिंग, इजेमआर हमारा पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर हमारा वर्ब आ गया आईएनजी फॉर्म में। इज ही राइटिंग, आर यू स्माइलिंग। तो ये हो गया हमारा बेसिकली डिस्कशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी। और प्रेजेंट के दो टेंसेस हमने कर लिए, नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट होगा। सो आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। आई वुड आस्क यू गाइस टू कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और रेगुलरली देखते रहें, और सब्सक्राइब करने से आपको वीडियोस की अपडेट भी जल्दी मिलती रहेगी।
So I hope you guys have liked the video. ऐसे ही आते रहें और हम आपको आगे भी ऐसे ही अलग अलग चैप्टर्स के क्लासेस देते रहेंगे. Thank you very much. Hope to see you guys very soon.